ईरान और इजराइल के युद्ध में नया ट्विस्ट आ गया है। मैंने दिन के वीडियो में कहा था कि इजराइल आज रात को रिस्पॉन्ड कर सकता है और यह बात कैबिनेट में उसके लगभग तय हो गई थी, लेकिन आखिरी मिनट में एक नया एंगल सामने आ गया, कैबिनेट में डिवीजन हो गया। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड है क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसी बातों का खुलासा करने जा रहे हैं जो इसके पहले शायद ही हुआ हो। खासतौर पे कि जब ईरान ने हमला किया इजराइल पे और जब यह हुआ कि ईरान के काफी ड्रोन्स इंटरसेप्ट कर लिए गए, लेकिन जो कुछ थे वो बिल्कुल प्लान तरीके से अपने निशाने पे लगे, और जो इंटरसेप्ट हुए थे वो भी ईरान की ही प्लानिंग थी कि वो इंटरसेप्ट हों। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्कॉट रिटर जो कि यूएन वेपन्स इंस्पेक्टर, न्यूक्लियर वेपन्स इंस्पेक्टर रह चुके हैं, अमेरिका के एक बड़ी शख्सियत हैं स्कॉट रिटर, उन्होंने बिल्कुल इस चीज को सार्वजनिक करने की कोशिश की, लेकिन उनके ऊपर दबाव पड़ा। उसके बाद उन्होंने अपने दूसरे हैंडल में, जिसको कम लोग जानते हैं, उन्होंने कुछ रहस्य उद्घाटन किए, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। स्कॉट रिटर लिखते हैं, स्कॉट रिटर, स्कॉट रिटर लिखते हैं, द यूएस हैज एन एडवांस्ड AN/TPY-2 X-band radar stationed at Har-Kerin in the Negev Desert। नेजिव डेजर्ट कहां? ईरान, इजराइल में, और वहां पर हर केरेन एक जगह है, वहां पर यूएस का सबसे एडवांस्ड AN/TPY-2X बैंड रडार, जिसका काम है कि न केवल हवाई जहाजों को जो बाहर से आ रहे हैं उनको स्पॉट करना, रडार है वो बहुत ही एडवांस, बल्कि जो ड्रोन्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, उनको भी इंटरसेप्ट करना। यूएस का सबसे एडवांस जो रडार है वो वहीं नेजिव में लगा था। उसके बाद क्या हुआ? इट्स मिशन इज टू डिटेक्ट इरानियन मिसाइल लॉन्चेस। खास तौर पे वो ईरान से जो मिसाइल इजराइल की तरफ आने के बाद, क्योंकि कई सालों से ये बात चल रही है, तो उसके लिए वो लगा है। इट्स मिशन इज टू डिटेक्ट इरानियन मिसाइल लॉन्चेस एंड पास टारगेटिंग डेटा टू इजरायली एरो एंड डेविड स्लिंग and the US THAAD THAAD ABM batteries deployed to protect sensitive Israeli sites, including Dimona and the Nevatim and Ramon air bases। अब आप देखिए, ये इस पूरे इसमें सार है कि जो मिशन है जो इस यूएस एडवांस रडार का, वो ये है कि इस डेटा कलेक्ट करना, जो ईरान में कोई भी गतिविधि ईरान से शुरू हो रही है उसका डेटा कलेक्ट करना। एडवांस्ड है वो, स्पेस के थ्रू वो ऑपरेट करता है, उसका डेटा कलेक्ट करना, उसको इजरायली जो एरो और डेविड स्लिंग सिस्टम्स हैं जो अपने आप एक्टिवेट होते हैं और कोई भी इस तरीके का, जैसे आयरन डोम है, कोई भी ऐसे मिसाइल लॉन्च को इंटरसेप्ट करते हैं, उनको ट्रांसमिट करना। और अमेरिका का भी जो एडवांस एक THAAD ABM बैटरी सिस्टम है, वो भी जो डिप्लॉयड है 3 जगह, डिमोना, नेवतीम और रेमोन, जो 3 मेन इजराइल के एयर बेसिस है जहां से हवाई जहाज F-35 जो कि अमेरिका के हैं वो उड़ते हैं, जिन्होंने गाजा में कहर ढाया। और क्या हुआ? ईरान वहां तक पहुंच गया। आगे देखिए, स्कॉट रिटर कहते हैं, इरानियन मिसाइल स्ट्रक बोथ नेवातिम एंड रेमोन एयर बेसिस। जो 2 एयर बेसिस थे सबसे इंपॉर्टेंट, जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका का सबसे एडवांस सिस्टम लगा था, जो अमेरिका का सबसे, मतलब अमेरिका के पास भी उससे एडवांस सिस्टम नहीं है। तो अब आप देखिए कि वो सिस्टम यहां लगा था, और जो दूसरा THAAD ABM बैटरी, आप देखिए बहुत ही डेवलप्ड ये अमेरिकन सिस्टम है। ये भी एक जो रडार सिस्टम है उसको ये सप्लीमेंट करता है, ये भी नहीं डिटेक्ट कर पाया। और ड्रोन्स ईरान के सीधे नेवातीम और रेमोन एयर बेसिस पे लगे। अब इससे स्कॉट रिटर निष्कर्ष क्या निकालते हैं? निष्कर्ष वो ये निकालते हैं, द बेस्ट सर्वेलेंस रडार इन द वर्ल्ड वर्किंग इन कॉन्सर्ट विद द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंटी मिसाइल डिफेंसेस इन द वर्ल्ड वर इम्पोर्टेंट इन द फेस ऑफ द इरानियन अटैक। माने दुनिया का सबसे बेहतर सर्वेलेंस रडार सिस्टम, जो सबसे सोफिस्टिकेटेड एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ ऑपरेट कर रहा था, 2 हो गए।
सबसे सोफिस्टिकेटेड सर्विलेंस रडार सिस्टम और एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम दोनों एक साथ काम कर रहे थे, दुनिया के सबसे बेहतर। दे प्रूव्ड इम्पोर्टेंट इन द फेस ऑफ द इरानियन अटैक। नपुंसक हो गए, नपुंसक ईरान के अटैक के सामने। इतने बड़े बड़े सिस्टम वेस्ट के, इतनी बड़ी जीत ईस्ट की हुई है, इतनी बड़ी जीत एशिया की हुई है। हम लोग किस जहालत में पड़े। आज मैं देख रहा था, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि ईरान और इजराइल में नूरा कुश्ती हो रही है। ये कब तक शिया सुन्नी की बात लेके? दुनिया इस समय एक डिसाइसिव लड़ाई के जंक्चर पे है। हिंदू सनातनी हिंदू ईरान के साथ है, एक बड़ा हिस्सा सनातनी हिंदुओं का ईरान के साथ है, बड़ा हिस्सा मुस्लिम्स का ईरान के साथ है। जो ईरान के साथ नहीं है वो गद्दार है, चाहे वो कोई हो, और खास तौर पे मुसलमान हो। मैं तो खुल के कहता हूं, क्योंकि मुसलमान इस पूरी लड़ाई में जो ईस्ट और वेस्ट की हो रही है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस वर्सेस इजराइल और अमेरिका की हो रही है, ये लड़ाई में मुस्लिम वैनगार्ड में है और उनको सबसे पहले इस चीज को समझना होगा। चाइना और रशिया, आज देखिए रशिया में यह हालत हो गई है कि जॉर्जिया के पार्लियामेंट में रशिया के मुद्दे को लेकर मारपीट हो गई। जॉर्जिया के पार्लियामेंट, यूक्रेन में 3 नई जगह रशिया ने कब्जा की। और रशिया, जब इजराइल के जो एम्बेसडर हैं रशिया में, उन्होंने रशियन फॉरेन मिनिस्टर से कहा कि तुमने जो इजराइल पे ईरान ने हमला किया उसको कंडेम नहीं किया, तो रशिया की फॉरेन मिनिस्टर जो महिला है उन्होंने कहा कि जब कीव ने हम पे हमला किया था, जब यूक्रेन ने रशिया पे हमला किया था, तब तुमने क्या कंडेम किया था? उसके बाद चाइना ने साफ साफ कह दिया है कि ईरान हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। उसने पूरा पलट दिया मामला। उसने कहा कि जो ईरान का हमला था वो ईरान का हमला नहीं था, वो डिफेंस था ईरान का, क्योंकि इजराइल ने पहले दमस्कस में मारा था इरानियन काउंसुलेट में, और 7 इरानियन ऑफिशियल्स, बड़े अधिकारी मारे गए थे। चाइना ने ये कहा, चाइना और रशिया ये कह रहे हैं। और मैं तो अचंभित हूं। ट्विटर पे मैंने देखा कि आज कोई, हो सकता है मुस्लिम हैंडल ना हो भाई, कोई उसमें भी सीआईए मोसाद का रोल हो, कोई सीआईए मोसाद के नाम से, लेकिन वो हिंदी में था और कोई महिला थी मुस्लिम। और मोसाद इस काम को करता है कि वो ऐसे महिलाओं के और बहुत इस तरीके के वो बना के हैंडल्स बना के वो इस तरह की लड़ाई करने की कोशिश करता। उसमें ये लिखा था कि ईरान ने जब से इजराइल को मारा है, हमारे मुसलमान भाई इतने बेवकूफ हैं, और उसने बुरे शब्द कहे कुछ शियाओं के लिए कि उनके साथ जाके खड़े हो गए। अब बताइए, आप इस तरह की बात कोई करेगा? ये जो मुद्दा फिलिस्तीन की आजादी का है, ये राजनीतिक मुद्दा है और धार्मिक मुद्दा एक बड़े सेंस में जेरूसलम की आजादी के लिए। जेरूसलम की आजादी केवल मुसलमानों और क्रिश्चियंस की लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई ईस्ट और वेस्ट की थी। जेरूसलम को लिबरेट कराना ये हर हिंदू, हर सिख का भी धर्म है। आप माने चाहे ना माने, अंदर ही अंदर सिखों में, हिंदुओं में इसको लेके एक बड़ा करंट चल रहा है। और यहां पर मोसाद के एजेंट देखिए घुस के, मैं तो ये कहूंगा कि जो मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं लोग एंटी ईरान, वो मोसाद के एजेंट है, और जो ट्विटर पे इस तरह से लिख रहे हैं वो मोसाद के एजेंट है। सीधी बात है, मोसाद के एजेंट हो तुम, और खबरदार जो मेरे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आए, ट्विटर पे तो हम तुमको देख लेंगे और यहां भी देख लेंगे। इसलिए साथियों देखियो, कभी कभी बुद्धिजीवी को अपने उग्र स्वरूप में आना पड़ता है, जो कि मैंने आपको बार बार कहा है कि बिना उत्तेजना के विचार बेकार हो जाते हैं, जैसे बिना विचार के उत्तेजना बेकार है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सीआईए के जो चीफ हैं विलियम बर्न्स, उन्होंने टर्की के इंटेलिजेंस चीफ से कहा कि वो ईरान को इस युद्ध को एस्केलेट करने से रोके। फिर ईरान ने इजिप्ट से कहा कि इजराइल को मैसेज दो कि अगर उसने रिस्पॉन्ड किया तो अगला जो हमला होगा वो इतना भयंकर होगा, इतना उसके डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अभी तो हमने झांकी से भी कम दिखाया। और मैंने आपको बताया कि ईरान हैज द कैपेबिलिटी टू पेनिट्रेट द बेस्ट ऑफ यूएस डिफेंसेस। मिट्टी में मिल गया अमेरिका, जब ईरान ने मारा इजराइल को, मिट्टी में अमेरिका मिल गया। 13 अप्रैल 14 अप्रैल ये जो
इसकी उसकी रात उसकी सुबह, इस दिन मिट्टी में अमेरिका मिल गया, और 14 अप्रैल की रात भी। तो ये जो देखिए पूरी स्थिति है, इस पूरी स्थिति को हम लोग कैसे देखें? इसमें अब आप देखिए कि उसमें बात हुई दोनों में, और उसके बाद टर्किश जो इंटेलिजेंस चीफ है इब्राहिम कालीन, उन्होंने भी ये बात कही। उन्होंने कहा यूएस से कि हमास जो टर्म्स ऑफर कर रहा है, क्योंकि लड़ाई तो इसेंशियली फिलिस्तीन की आजादी की है ना, ईरान उसी लिए लड़ा है कि फिलिस्तीन आजाद हो और अमेरिका और इजराइल की गुंडागर्दी इस दुनिया से खत्म हो। तो इसलिए टर्की के फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने कहा, और टर्की सुन्नी है, उन्होंने कहा कि हमास की बातें मान क्यों नहीं लेते हो? हमास तो बहुत जेन्युइन टर्म्स ऑफर कर रहा है, सीज फायर करा दो, अपने आप बात खत्म हो जाएगी। लेकिन यूएस सीज फायर ही नहीं करा पा रहा है, क्योंकि इजराइल जो है वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि किसका कंट्रोल है किसी को पता ही नहीं। यूएस को शायद पता है, यूएस का कोई गेम है इसके पीछे, हो सकता है। मेरी ये थ्योरी है कि यूएस ये चाहता है कि इजराइल और नष्ट हो जाए, क्योंकि होता है ना, जब आपका लठैत आपसे, जब जमींदार का लठैत जमींदार से भी बड़ा होने की कोशिश करता है तो जमींदार उसको मरवा देता है, दूसरा लठैत ले आता है। तो हो सकता है ये कोशिश हो कि इजराइल अपने, अगर नहीं सुन रहा है अमेरिका की, तो वो खत्म हो जाए और फिर अमेरिका सीधे सीधे वहां पर मैदान में आ जाए या दूसरा कोई प्रॉक्सी क्रिएट करे, वो एक अलग सवाल है। लेकिन यहां पर जो बात आ रही है कि हमास ने जो अपने नए प्रपोजल्स दिए हैं उसमें उसने हमास ने फिर कहा कि भाई हमारी 3 मेन शर्तें हैं कि इजराइल का ट्रूप विथड्रॉल हो गाजा से, रिकंस्ट्रक्शन गाजा में शुरू हो, और जो डिस्प्लेस लोग हैं वो वापस आए, उनको उनको इजाजत वापस आने की दीजिए। आज क्या हुआ गाजा में? आज गाजा में ये हुआ, जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने जो इजरायलीज को मारा वो मैं बताऊंगा, उसमें जबलिया में खास तौर पे। लेकिन जो नॉर्थ से साउथ इजराइल ने इजाजत दी कुछ लोगों को आने के लिए, और जब वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़े, साउथ से नॉर्थ आने की इजाजत दी कुछ गाजा वासियों को, और जब वो साउथ से नॉर्थ बढ़े तो उन पर बमबारी कर दी। ये इजराइल लगातार कर रहा है। जब नॉर्थ से साउथ भी लोग डिस्प्लेस कर रहे थे, जब इजराइल नॉर्थ गाजा पे अटैक कर रहा था, उस समय उसने कहा तुम लोग साउथ जाओ। जब साउथ जा रहे थे तो रास्ते में बमबारी की, कई लोग उसमें मारे गए। उसी तरीके से अब जब नॉर्थ से साउथ खुद ही इजराइल ने कहा कि कुछ लोग जाओ, और उसने बमबारी कर दी। और उसके जवाब में रेजिस्टेंस ने जबलिया में एक इजरायली फोर्स को एम्बुश कर दिया। 6 इजरायली या तो मारे गए या घायल हुए, चारों तरफ से घेर के मारा। उसी तरह के स्टाइल से जैसे अल्जाना में एम्बुश होता है। अल्जाना तो खैर बहुत बड़ा ऑपरेशन था, उसमें बहुत लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व थी, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचाना, ले जाना, सोल्जर्स को, इजरायली सोल्जर्स को ट्रैप करना, फिर उनको एक रिग्ड हाउस की तरफ ले जाना। लेकिन आज की भी जो घटना जबलिया की थी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें भी एक पूरे 5 इजरायली सैनिक और उनके साथ जो एक तरह से जो अस्थायी कमांड सेंटर इजराइल का बना था, उसको मशीन गन से, जो नए तरह की मशीन गन हमास ने खुद बनाई है, जिसमें तर गोलियां तो चलती हैं लेकिन उसके साथ साथ उसमें छोटे गोले भी चलते हैं, तो उन्होंने उससे फायर किया। और उससे उन्होंने वो अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो बहुत सारे मशीन गन की जो आवाज़ होती है, जब वो शुरू होती है तो कई बार दुश्मन अलर्ट हो जाता है। लेकिन ये बात कि हमास के पास वो टेक्नोलॉजी है कि छोटे ग्रेनेड्स वो मशीन गन में फिट कर सके, ये टेक्नोलॉजी बहुत कम लोगों के पास है। रशिया के पास है, चाइना के पास है, अमेरिका के पास है, भारत के पास भी ये इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये जो टेक्नोलॉजी हमास के पास है, ये विश्वास ही नहीं था किसी को। और जब इजराइल ने इस तरीके से जो सिविलियंस पे बमबारी की, तो फिर हमास ने अपना ये वाला रूप दिखाया और जबलिया में इजरायली सोल्जर्स को मार गिराया। और आप देखिए, जैसे ही उसने मारा वैसे ही बमबारी बंद हो गई। ये क्या है? ये तो सीधे दिखाता है, सीधे सीधे तौर पे दिखाता है कि आप जो है केवल एक ही भाषा समझते हैं, और उस भाषा में अगर आपको जवाब नहीं दिया जाए तो आप कत्लेआम करते जाओगे, आप कोई और चीज नहीं समझते। एक और आपको चीज बताएं कि वहां पर जो इजराइल में, नॉर्थ इजराइल से 4 इजरायली सैनिक लेबनान में घुसपैठ करने के लिए, और सोचिए लेबनान में हिजबुल्लाह ने उनको पहले से स्पॉट कर लिया। और यह बात उनको उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इसके लिए एक खास तरह
के बाइनोकुलर्स आते हैं, दूरबीन आती है, जो उनको पता नहीं था हिजबुल्लाह के पास है। हिजबुल्लाह ने उन 4 सोल्जर्स को नहीं केवल स्पॉट किया, सोचिए, स्पॉट करके वहां माइन, पूरा माइन ले डाउन की, उसको माइन किया उस ग्राउंड को, उसमें चारों इजरायली सोल्जर्स उड़ गए। अब ये जो टाइमिंग देखिए कि उनको स्पॉट करना, ये कैलकुलेट करना कि वो इतने घंटे में इस जगह से इस जगह, जैसे वो लेबनान में वो एंटर कर गए, फिर लेबनान में पॉइंट ए से पॉइंट बी वो जा रहे हैं, उसको एंटिसिपेट करना और फिर पॉइंट बी पे माइंस लगा देना ताकि वहां पर इजरायली सोल्जर्स पहुंचे तो वो उड़ जाए। और पहले इजराइल ने कहा कि ऐसे ही कुछ दुर्घटना हुई है, कुछ ऐसी बात हुई है, हिजबुल्लाह को तो वो ब्लेम कर ही नहीं, क्योंकि ये उसको एडमिट, उनको इजराइल को एडमिट करना पड़ता कि हिजबुल्लाह के पास वो टेक्नोलॉजी है कि जिसने इस तरीके से एंटिसिपेट करके माइन कर दिया इजरायली सोल्जर्स को। तो इसलिए वो, लेकिन बाद में इजरायली मीडिया को एक्सेप्ट करना पड़ा कि वो चारों सोल्जर्स इजरायली थे, उन्होंने लेबनान में घुसपैठ की और वो इस तरीके से मारे गए। उसमें से 2 मारे गए हैं, 2 घायल हैं। अब तीसरी घटना देखिए नुसैरियत कैंप की। नुसैरियत कैंप में कई जगह इजराइल ने बमबारी की, लेकिन जो कुछ और जगह जो कुछ परिवारों को चिन्हित करके इजराइल मार रहा था, वहां पर हमास ने पहुंच के और उन्होंने डबल ट्रैकिंग डिवाइस लगा के इजरायलीज को गुमराह कर दिया। वो अपने जो रास्ता उन्होंने तय किया था कि इस रास्ते से यहां पहुंच के, ये मतलब पैदल सेना की बात कर रहे हैं, क्योंकि हवाई हमले कम हो रहे हैं जब से ईरान ने जो 2 बेसिस जिनके बारे में मैंने बात की ईरान के, उनको ध्वस्त किया है काफी हद तक, वो बन रहे हैं, रिपेयर हो रहे हैं, तो हवाई हमले बहुत कम हो गए, क्योंकि केवल एक जो दिमोना एयरबेस है वही एक तरह से ऑपरेशनल है। तो इसलिए वहां पर हवाई हमले बंद हो गए। तो जो वहां पर नुसैरियत में जो कुछ घरों को, कुछ सिविलियंस को इजरायली मार रहे थे, उनके सैनिक मार रहे थे, तो उनको डबल ट्रैकिंग डिवाइस से उनको डाइवर्ट कर दिया, और उनको डाइवर्ट करके उनको मारा नहीं, उनको डाइवर्ट करके दूसरी तरफ कर दिया और उसके बाद इधर से बैरिकेडिंग कर दी, ताकि वो जब लौट के आए, जब उनको पता चले कि उनको मिसलीड किया गया है, तो वो वापस आए, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि ये तो बैरिकेडेड एरिया है, उसके उधर हमास के जो राइफल लिए और मशीन गन लिए लोग हैं, तो वो उनकी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो आगे। उन लोगों को हमास मार सकता था, लेकिन हमास एक टैक्टिक्स के हिसाब से चल रहा है कि कोई भी इस तरह की घटना, कोई भी इस तरीके का जो ऑफेंसिव है, वो बहुत ही सोच समझ के और एक खास मैसेज देने के लिए किया जाए। आज जो इस घटना से जो हमास ने मैसेज दिया, वो ये मैसेज दिया कि हम तुम्हें कहीं भी किसी भी तरीके से तुमको हम गुमराह कर सकते हैं, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है और कभी भी तुमको हम मार सकते हैं। इससे जो दहशत क्रिएट होती है वो उनके मारे जाने से ज्यादा क्रिएट होती है, क्योंकि यही जो इजरायली सैनिक है यही जाके अपने साथियों को बताएंगे कि देखो इस तरीके से हुआ है और हमास ने हमको छोड़ दिया। इससे जो असर पड़ेगा आईडीएफ पे, वो आप सोच सकते हैं कितना घातक होगा। इसीलिए देखिए इजराइल विड्रॉ किए जा रहा है सोल्जर्स। आज एक खबर आई कि और सोल्जर्स भेज रहा है, लेकिन उसकी तुरंत बाद एक खबर आई कि नहीं भेज रहा है। ये देखिए कंफ्यूजन, ये इजरायली कैबिनेट का कंफ्यूजन, पॉलिटिकल कंफ्यूजन, उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, और इसी उसमें ये लोग हमला कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आज रात को, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, लेकिन जो एक डिसाइसिवनेस जो इरानियन हमले में थी, जो ईरान का पूरा जो टॉप ब्रास है वो यूनाइटेड है, वो एक लक्ष्य, सब लोग एक हैं। इजराइल में वो स्थिति नहीं है, सब लोग एक नहीं है, इजराइल में डिवीजन है, और इस डिवीजन की वजह से इन लोगों ने, जो जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी भी फेल हो गई। एक दुखद खबर जरूर है कि जो इस्माइल हानिये, जो हमास के टॉप लीडर, उनके 3 लड़कों को और ग्रैंड चिल्ड्रन को इजराइल ने जो एक एयर स्ट्राइक में मारा था, उसमें एक जो उनकी एक ग्रैंड डॉटर थी, बहुत ही मेरे ख्याल से 1 साल की 1.5 साल की, जो घायल थी, उसकी भी मृत्यु हो गई। और ये एक ऐसा जो बाल हत्या जो इजराइल ने की है, इस बाल हत्या का तो श्राप इजराइल को लगना ही लगना है। ये देखिए एक सनातनी हिंदू का विश्वास है, और ये चीज़, इससे इजराइल बच नहीं सकता, इसी में वो ध्वस्त हो जाएगा। बाल हत्या जो है, बच्चों की हत्या, ये कहीं भी किसी भी तरीके के धार्मिक कह लीजिए, मानवीय कह लीजिए, किसी भी ग्रंथ में
ये जस्टिफाइड नहीं है, किसी भी वॉर में ये जस्टिफाइड नहीं। दूसरी बात देखिए, जो एक ऑस्ट्रेलिया में अजीब सी बात हुई। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ कि एक क्रिश्चियन प्रीस्ट जो पैलेस्टीनियन था, वो एक चर्च में, ऑस्ट्रेलिया में एक चर्च में वो अपना सर्मन दे रहा था और वो डिस्कस कर रहा था कि उसने पैलेस्टीनियन गाजा में उसने किस तरह से एक पैलेस्टीनियन लड़कियों को देखा और जो स्पिरिट है वहां के बच्चों में, मतलब एक बच्ची को देखा और किस तरीके से वो संघर्ष कर रही थी अपनी माँ को और अपने बाप को जो बीमार थे उनके लिए खाना ले जाने के लिए, और जो संघर्ष कर रही थी वो उसका हवाला दे रहे थे और कह रहे थे कि देखो भगवान हर जगह मौजूद है, भगवान मुस्लिम्स में भी मौजूद है। उसी पॉइंट पे एक फैनाटिक कोई होगा, उसने अभी तक क्लियर नहीं है किसने, मतलब उसकी आइडेंटिटी ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने क्लियर नहीं की। सिडनी का वाक्य है, सिडनी का, आप देख सकते हैं, मारी नाम है उस ब्रिटिश प्रीस्ट का, सॉरी उस क्रिश्चियन प्रीस्ट का जो पैलेस्टीनियन, उसको जाके चाकू से मारा और वो पूरा वीडियो पे वो आप देख सकते हैं। उसको जाके चाकू से मारा और उसको पूरी तरह से जान से मारने की कोशिश की। तो ये अब वो अटैकर कौन है? इस घटना के बाद क्या हुआ कि जो सिडनी में जो क्रिश्चियंस हैं, वहां के क्रिश्चियंस लोकल, मतलब पैलेस्टीनियंस नहीं, जो वहां के लोकल क्रिश्चियंस, ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन, वो बाहर निकल आए और उन्होंने घेर लिया है सिडनी पुलिस को, और सिडनी पुलिस उस अटैकर को छुपा रही है। अब देखिए क्या है, ऑस्ट्रेलिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इजराइल के साथ है, लेकिन जो वर्ल्ड किचन सेंटर में जो एड वर्कर्स पे इजराइल ने हमला किया था, इसमें 7 लोग मारे गए थे, उसमें एक ऑस्ट्रेलिया का भी था, और उस वजह से ऑस्ट्रेलिया के का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने इजराइल के, मतलब नेतन्याहू को उसको बुरा भला कहना पड़ा और उसको एक हार्ड एंटी इजराइल स्टेटमेंट्स देने पड़े। अब उसकी वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ऑस्ट्रेलियन राइट विंगर्स हैं, क्योंकि वो भी ये राइट विंगर है जो ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर, तो ऑस्ट्रेलियन राइट विंगर्स को खुश करने के लिए हो सकता है कि ये चीज उसने अलाउ कर दी। ये बहुत बड़ा चार्ज है, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से ये चार्ज ये लगा रहा हूं, क्योंकि हर जगह ये कोशिश हो रही है दुनिया में। देखिए इसीलिए एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर यही होती है कि कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं मिसाइल्स चल रही हैं, कहीं सिविलियंस दुनिया के दूसरे कोने में उसी मुद्दे पे कहीं चाकू चल रही है। यही एसिमेट्रिक वॉरफेयर होती है। और इस चीज में हमास ने जो 7 अक्टूबर को किया, ऑल क्रेडिट टू हमास, और उसके पीछे जो ईरान की फंडिंग और ईरान की बैकिंग और ईरान का मजबूती से खड़ा होना और आज तक खड़े रहना, और आने वाले दिनों में तो और ज्यादा खुल के जो जंग होगी उसमें ईरान सामने आएगा, और उसके पीछे चाइना और रशिया है। ऑल क्रेडिट टू देम। उन्होंने फिर से पूरी दुनिया में फिलिस्तीनी मुद्दे को जिंदा कर दिया। उन्होंने फिर से जो गरीब देश हैं और जो अमीर देश हैं उनके बीच की लड़ाई को वो फॉरफ्रंट पे ले आए, और अमेरिका और इजराइल के जो नापाक मंसूबे हैं उनको ध्वस्त कर दिया। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।